सहेली। सखी सहेली। सुनने वाली हमारी सखियों को और सभी श्रोता भाइयों को दीपा माहेश्वरी और बुआ का नमस्कार। नमस्कार। बुआ, आज ना हम थोड़े से कंफ्यूज हो गए। तुम क्यों कंफ्यूज हो गई? जब हमारे साथी ने लिखकर भेज दिया तो मतलब हमारे सभी श्रोता भी हो गए और हम तो थे ही। हाँ। उन्होंने लिखा, वाह क्या आज के विषय हैं, सप्ताह दिवस सभी बड़े लंबे वृहद रूप में। थोड़ा सा दिमाग चकराया, पर चलिए आपसे तो विशेष जानकारी मिलेगी, इंतजार है आप सभी का। जी वही तो हम भी बता रहे थे बुआ कि इतने सारे महत्वपूर्ण दिवस हैं आज के दिन के, मतलब महत्वपूर्ण इतिहास में दिन घट चुके हैं और सप्ताह भी चल रहा है टीकाकरण। तो किसके बारे में पहले बात करें, किसके बारे में बाद में, ये सोचने लग गए। देखो ये बिल्कुल नया सा है, हमने तो पहली बार सुना है कि शांति के लिए बहुपक्षवाद और कूटनीति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। तो कुछ तो इसके पीछे बहुत मंशा अच्छी होगी, क्योंकि शांति सबसे पहले ही इसमें लगी हुई है, बैठी हुई है आगे ना। तो शांति की बात जहां हो महत्व तो बढ़ जाता है, लेकिन टीकाकरण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सप्ताह आज से शुरू हो रहा है तो इस पर बात करेंगे जी। और रिश्तों में ताने जब दे दिए जाते हैं, बोले जाते हैं, कसे जाते हैं, तंज कसे जाते हैं, फिर उनके क्या हाल होती है, तो इसके बारे में बातें बहुत सारी हो सकती हैं। देखो ताना नाम ही है, तन जाता है आदमी ना, तो फिर रिश्ते तो तन जाएंगे ही जाएंगे, है ना। तो जैसा कहते हैं ना, यथा नाम तथा गुण। तो बस ऐसा ही है, समझ लीजिए। और आज है राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस, तो इसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे देश में खास तौर से इसका विशेष महत्व है। जी बिल्कुल, है ना। जी बिल्कुल। और व्यंजन की भी बात होगी। हाँ, इसका भी हमारे देश में बहुत महत्व है, बड़ी विविधता है। खाने से ही शुरू होती है बात और भोजन पे ही खत्म होती है ना। लेकिन सबसे पहले शांति के लिए बहुपक्षवाद और कूटनीति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस क्या है, मतलब ये तो पता ही चल गया कि आज मनाया जाता है। पहली बार 24 अप्रैल 2019 में मनाया गया था ये। देखो ऐसा होता है कि आमतौर पर हम पहले ही सोच लेते हैं कूटनीति जो है वो बड़ा खराब सा शब्द है। आमतौर पर मानते हैं कि उनकी कूटनीति जो है वो बहुत मतलब मुश्किल वाली रही और उसके पीछे एक नकारात्मक ही रहा। लेकिन उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन ये बता दें कि 2018 में पहली बार संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि मंडल ने अंतर्राष्ट्रीय मामलों में बहुपक्षवाद और कूटनीति के सिद्धांतों को बढ़ावा देने और सुदृढ़ करने के तरीके के रूप में इसे प्रस्तावित किया था। जी, और उसी साल 12 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस तारीख को शांति के लिए ये दिवस, जो कि बहुपक्षवाद और कूटनीति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये मनाने की घोषणा की। तो भाई उद्देश्य जो भी हो, वैसे बता दें पहले कि कूटनीति से आप समझते क्या है। आमतौर पर जैसे हम लोगों ने बात की ना कि नकारात्मक ही विचार आते हैं, लगता है कुछ तो गड़बड़ है, कूटनीति चल रही है और उनकी भाई बड़े जबरदस्त है। लेकिन रिश्तों को बनाने और बनाए रखने में मतलब और चातुर्य और आपसी सम्मान का उपयोग करना और लोगों के साथ मतलब बातचीत करना, ये भी एक कूटनीति है। अभी जैसे कि क्या है कि हम आमतौर पर सोचते हैं कि एक दूसरे की बुराई भलाई करना, लेकिन अच्छी बात को किस तरह से पेश किया जाए, किस समय पेश किया जाए, ताकि जो थोड़ा बहुत मनमुटाव हो वो भी दूर हो जाए, ये भी तो कूटनीति हो सकता है ना। तो ये यहाँ पर कुछ ऐसा ही है और इसीलिए इसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान निकले। और जी ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो सीधी सीधी बात करके तो शायद निकलता है, लेकिन कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती हैं बहुत, अगर हम लोग आमतौर पर छोटे छोटी चीजों में जब इतना बड़े बड़े मतभेद हो जाते हैं कि खत्म करने पर भी नहीं हो पाते हैं, तो ये तो बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात होती है, बहुत वृहद इसका क्षेत्र है। तो जाहिर है कि इसके लिए बहुत तरीके की कूटनीतियों की जरूरत पड़ती है और भविष्य की जो पीढ़ी है, आने वाले हमारे जो बच्चे हैं, उन्हें युद्ध के संकटों का सामना न करना पड़े, वो बचे रहें। तो जाहिर है कि जब संकट ये नहीं होगा तो विकास को गति मिलेगी और एक नया समाज, प्यारा सा समाज जो है विकसित हो जाएगा। जी, और सब अपनी जो मन की इच्छा है वो पूरी कर सकेंगे। बिल्कुल। धड़कता दिल पुकारे
तो भाई हम बात करने जा रहे हैं सशक्त गांव, समृद्ध भारत, जीवंत लोकतंत्र। सभी देशवासियों को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये हमारे साथी ने बड़े प्यारी प्यारी, बिल्कुल, उन्हें भी और हमारे सभी श्रोता और पूरे देशवासियों को जी इस दिवस की खास सारी शुभकामनाएं हैं। और गीत भी कुछ इसी प्रकार का था, गांव का वो माहौल ना, बिल्कुल ऐसा लग रहा था हाँ ठंडी से कोई बयार चल रही है, पीपल के नीचे बैठे गाना। बिल्कुल सही बात है। और पंचायती राज कुछ ऐसा ही है, बिल्कुल जमीन से जुड़ी हुई बात इसमें होती है। और हमारा जो संशोधन हुआ उसमें भाई जाहिर है इसीलिए हुआ कि भारत में, हमारे देश में पंचायती राज संस्थानों के साथ स्थानीय शासन की जो 3 स्तर की जो प्रणाली है वो शुरू की गई, गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर। तो हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस उस ऐतिहासिक दिन की याद में मनाया जाता है जब 1993 में 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम लागू हुआ था। जी बिल्कुल। और इसके कई सारे लक्ष्य भी बनाए गए, ऐसे ही नहीं बनाए गए। बिल्कुल गांव में उन्नति हो, हर चीज को देखा जाए जैसे कि भारतीय लोकतंत्र में पंचायती राज की ऐतिहासिक मान्यता हो, उसे मनाया जाए कि हाँ इसको मान्यता दी जाए। और ग्रामीण विकास में पीआरआई के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना। पीआरआई का जो पूरा कहते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, तो जो हम बात कर रहे हैं स्थानीय शासन की, उसके बारे में जागरूकता बढ़े। और ग्रामीण विकास में पीआरआई के महत्व के बारे में जागरूकता, साथ ही इसके उत्कृष्ट प्रदर्शन को मान्यता देना और उनके आगे के कार्यों को प्रेरित करना, ताकि ये इंस्टीट्यूशन जो संसाधन ये है संगठन, ये आगे ग्रामीण स्थलों पर बहुत ही निचले स्तर पर काम कर सके। भाई देखो ऐसा है ना, क्योंकि विकास की जब भी बात होती है तो शहर से शुरू होती है सब चीजें, और गांव तक पहुंचते पहुंचते लगभग वो दम तोड़ चुकी होती हैं, कहते हैं ऐसा। और जाहिर है कि सब लोग शहर में रहते हैं तो वहीं के विकास की जो गति होती है बहुत तेज होती है। लेकिन पंचायती राज को इसीलिए सशक्त किया जा रहा है, ताकि किया जाता रहा है, और ये दिवस मनाने का उद्देश्य भी यही है, ताकि बिल्कुल जब तक नींव नहीं मजबूत होगी तो जाहिर है कि मीनारें कैसे बनेंगी या विकास कैसे होगा। हम ऊपर नहीं उठ सकते जब तक कि हमारी जड़ें न मजबूत हों। और ये दिवस राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर कई स्तरों पर महत्वपूर्ण अर्थ रखता है, जैसे अभी बात ही हमने ये वाली ही की। और इसके कई महत्व है। इसका महत्व ये है कि जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का जश्न मनाना, साथ ही ये सत्ता के विकेंद्रीकरण और ग्रामीण समुदायों को उनके जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में भाग लेने के लिए सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम, यानी उन्हें भी वो भी आगे बढ़ें और अपनी सोच को शामिल करें। और जब भी गांव का विकास हो तो गांव के लोग अगर उसमें शामिल नहीं होंगे तो कैसे होगा। और एक बात और है कि कहते हैं ना कि हर इकाई का महत्व है, चाहे विकास की बात हो, चाहे उत्साह की बात हो, कि कुछ त्योहार मनाने की बात हो, तो अगर हम गाँव को छोड़ देंगे या बहुत निचले स्तर में जो रह रहे हैं लोग, जो वाकई जिनके पास खुद सुविधाएं कम है, तो जाहिर है कि हम कैसे खुश रह सकते हैं, है ना। तो हर इकाई का महत्व है, तो इन सबको जोड़ना बहुत जरूरी है। हम तभी तो पूरे बनते हैं। नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देना है, उन्हें जागरूक भी करना है, क्योंकि वो अपने में मगन रहते हैं, सीधे साधे लोग होते हैं। गांव में जो रहते हैं वो अपने काम में लगे रहते हैं, और उनका एक पेस होता है ना, जो गति होती है वो एक अपने ढंग की होती है, आराम से करना। जो उन्होंने निश्चित कर लिया कि भाई इतना खेत है, इसमें उपज करनी है और बस ये होगा, और इतना खाएंगे और रह लेंगे, बस खत्म। तो जाहिर है कि फिर उन्हें लेकिन जागरूक बनाना कि कैसे आपकी भी एक हमारे समाज में जरूरत है, देश के विकास में आप भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। बिल्कुल। वो तो मान के चलते हैं कि दिल्ली हमसे बहुत दूर है ना। तो जाहिर है कि वो ही यही मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो बहुत सारी नई चीजें हैं, तो नवाचार को बढ़ावा देना, ग्रामीण क्षेत्र में बेहतर सुविधाएं हों, जीवन की गुणवत्ता में सुधार आए, और जो भी नए दृष्टिकोण आए, जो भी नए विकास के काम हों वो उन तक पहुंचे। और खास तौर से शिक्षा की बात अगर करें तो वहाँ पहुंचना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और ये भी कि ये जो दिवस है ये इनको एक मंच प्रदान करता है अपने आप को सशक्त बनाने के लिए। उनकी जो चिंताएं, जरूरत, उनकी आकांक्षाएं जो भी है वो ये दिन उसको प्रतिबिंबित करता है। बिल्कुल सही बात है, यही तो हम भी कह रहे हैं। देखो क्या है कि हम उनकी समस्या नहीं समझ सकते जब तक कि आप वहां नहीं रहेंगे, तो रोज बरोज की समस्या नहीं समझ सकते। तो केवल पढ़ पढ़ के नहीं होता है। वैसे हमारे साथी ने लिखा है शुभकामनाएं देते हुए कि हमारे देश में अधिकतर लोग गाँव में रहते हैं, पंचायत का गाँव में अहम भूमिका होती है। गाँव में स्कूल, चिकित्सालय, आंगनबाड़ी, लघु उद्योग, कृषि संबंधित काम करना पंचायत की जिम्मेदारी होती है। गाँव में सड़कों का विकास बहुत जरूरी है आने जाने के लिए, और गाँव की तरक्की के लिए बहुत जरूरी है। 2 अक्टूबर राष्ट्रपति
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रव्यापी स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। गांव में अब महिलाएं, लड़कियों के लिए स्कूल, घर में शौचालय व्यवस्था की जाती है और समय के साथ नई तकनीक के साथ गांव को डिजिटल किया जा रहा है। लोगों के बैंकों के साथ भी जोड़ा जा रहा है और कृषि एवं शिक्षा, स्वास्थ्य, लोगों को लोन दिया जाता है, साथ में सब्सिडी दी जाती है। नौजवानों को पढ़ाई के लिए बाहर भेजा जा रहा है। उच्च शिक्षा के लिए कुछ कुरीतियां हैं और कुछ नशे की भी बात दिखी है कि चक्कर में बहुत सारे घर बर्बाद हो रहे हैं। तो पंचायत के चुनाव में भी धांधली कुछ तो होती है। इन सब पर रोक लगनी चाहिए। हम सब कहेंगे मेरा गांव मेरा देश। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। और उन्होंने देखिए गांव की बात कितने अच्छे से और कितने पूरे विस्तार से बता दिया, उन्होंने बता दिया, चित्र खिंच गया बिल्कुल। हाँ, कि क्या क्या विकास वहाँ हो रहा है। विद्यालय भी दिखा दिया हमें, खेती भी दिखा दी और क्या क्या होता है और कैसे कैसी जो कुरीतियां हैं, जो समस्याएं हैं वहाँ की, वो भी हमसे छुपी नहीं है, सभी जानते हैं जी। और साथ ही में ये दिवस सरकार और ग्रामीण समुदाय है उनके बीच के अंतर को कम करता है। बिल्कुल, ताकि वो कैसे, जैसे अभी आप बता रहे थे ना कि शहर तक कैसे पहुंचे, या ऊपर उच्च अधिकारियों तक कैसे पहुंचे। बिल्कुल, तो ये दिवस उस बात को, उस अंतर को कम करता है। अंतर को कम करता है, कड़ी की तरह से उनको समझ में आता है। जैसे हमने बताया ना कि वो तो मान के चलते हैं कि देश को चलाना दिल्ली का काम है। और वो लोग जाने हमें क्या करना, हमें भैया खाना है, सोना है, ठीक है, अपना देखें, बिजली बत्ती, कुएं में पानी देखें, सिंचाई कर लें, खत्म, है ना। तो ऐसा नहीं है। ये उनको समझना कि हाँ भाई, जो सरकार बन रही है या जो भी हो रहा है, जैसे अभी चुनाव का समय है, तो वोट देना आपका कितना महत्वपूर्ण है और क्या उसकी अहमियत है। तो इससे कम से कम आप ये समझिए कि आप भी एक सरकार के हिस्से में है, मतलब हिस्सा है जी। अभी वो और आवश्यक अंग है, बहुत आवश्यक अंग है। और खास तौर से किसान जब ये समझते हैं कि अनाज का तो कोई भी कहना चाहिए सब्स्टिट्यूट नहीं है, जी, है ना। जी बिल्कुल, उसको किसी और चीज से आप विस्थापित नहीं कर सकते, है ना, बदल नहीं सकते कि चलो अच्छा, मतलब हमने सूती कपड़े पहन रहे तो चलो टेरिकॉट पहन लें, ऐसा नहीं है। लेकिन अनाज का कोई भी विकल्प नहीं है, अनाज होता है। तो इस तरह से हमारे लिए जो किसान हैं और खासतौर से ग्रामीण जो लोग हैं, उनकी जो है भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। और बुआ, गीत का भी कोई विकल्प नहीं है। बिल्कुल सही बात है। जादू किया तेने, बांधा जो तुझे मैंने, ये आंचल
जादू किया तैने, बांधा जो तुझे मैंने ये आंचल से, जो मेरे मन मेरा लिखा है नाम तेरा जो काजल से, जिधर अब मैं देखूं बस तेरे तुई, ये जब से हुई। तो भाई पंचायती राज के महत्व की हम बात कर रहे थे, आज दिवस मना रहे हैं। साथी लोग हमारे क्या कर रहे हैं गांव में, ये बताएं, वहां पर क्या माहौल है? हाँ। है ना, आज उत्सव का दिन है। वैसे तो सबको बधाई हम लोग दे ही रहे हैं, और सबसे बड़ा फायदा हमारे साथी ने याद दिलाया है, हम सबको पता तो है ही कि यही दिखा कि इसमें महिलाओं की भागीदारी अब बहुत ज्यादा देखने को मिली है। तो ये है विकास का एक परिणाम सामने दिख रहा है। जी जी बिल्कुल। और एक और संदेश आया है बुआ कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हमारे गांवों की मूल अवधारणा है। फिर पंच को परमेश्वर के समान मानते हुए उन्हें पंच परमेश्वर कहते हैं। आज गांव के पंचायती राज दिवस को मनाया जा रहा है और इसमें गांव की सरकार गांव के ही विकास की योजना बनाने का कार्य किया जाता है। इसमें ग्राम पंचायत को गांव वाले चुनाव करते हैं। तो भाई देखो, यही होता है कि जब स्थानीय चीजें होती हैं तो उन्हें सुख दुख दोनों चीजें पता होती हैं। जो चीजें दिक्कत वाली हैं व्यावहारिक रूप में, हम वैसे तो बहुत बातें कर लें जो किताबी वाली चीजें हैं या पढ़ लिख कर किसी से समझ कर, लेकिन आप जब रहते हैं तब उससे रूबरू होते हैं तो जाहिर है कि वो सारी चीजें उन्हें समझ में आती हैं। तो जाहिर है कि हमारे देश में जो लोकतंत्र की हम बात करते हैं, तो अगर पंचायती राज सशक्त नहीं होगा तो उसकी जो अवधारणा है वो निर्मूल साबित होगी, उसका कोई मायने नहीं रहता है। तो उसको सशक्त करने के लिए आज पंचायती राज दिवस हम मना रहे हैं, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। तो और इसी तरह से राष्ट्र को सशक्त करने के लिए नौनिहालों को सशक्त करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल जी। और इसी को ध्यान में रखते हुए ये विश्व टीकाकरण दिवस सप्ताह चल रहा है। तो दिवस है, आज से शुरू हुआ है। बिल्कुल सही बात है जी जी। और ये मतलब ये विश्व का ही स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम है जी, जो पूरा हफ्ता भर चलता है, मतलब आज से 30 तारीख तक। और हर साल अप्रैल के यही आखिरी सप्ताह में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य टीके के उपयोग को बढ़ावा देना और सभी उम्र के लोगों को संक्रामक रोगों से बचाना है। विश्व टीकाकरण सप्ताह यानी WIW, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक। तो ये इम्यूनाइजेशन समझते ही हम लोग, सब लोग की कितना महत्वपूर्ण है। हालांकि बच्चों को जब सुई लगती है तो बच्चे चिल्लाते बहुत हैं। हाँ, कई जगह देख नहीं पाते हैं, लेकिन माएँ नहीं देख पाती, कहीं पे पिता नहीं देख पाते, लेकिन वो भी जानते हैं कि बहुत ज्यादा जरूरी है, कितना जरूरी है। तो जो संगठन की हम बात कर रहे हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय समूहों के साथ मिलकर स्थानीय समुदायों को टीके के बचाव, योग्य बीमारियों से बचाने और विभिन्न अभियानों गतिविधियों का संचालन करके शिक्षा प्रदान करने के लिए एक विश्वव्यापी आयोजन जो है वो शुरू किया है। एक तरीके से कहते हैं पहल है। और इससे ये अच्छा होता है कि जाहिर है कि कुछ न कुछ तो होता है। ये दिवस जब मनाए जाते हैं तो एक बार हम फिर से चौकन्ने हो जाते हैं, सचेत हो जाते हैं। कुछ अगर भूल रहे हो बाकी अपनी व्यस्तताओं में तो एक बार फिर से याद आ जाता है कि कैसे करना है और क्या हुआ कि नहीं हुआ। हम फिर एक बार कह सकते हैं ना कि हम अपने घर में देखने लगते हैं कि सही सब समय से चल रहा है कि नहीं, है? ये बात तो बिल्कुल सही है बुआ। और वायरस या बैक्टीरिया से होने वाली संक्रामक बीमारियां जिन्हें टीकाकरण के माध्यम से रोका जा सकता है, उन्हें वैक्सीन निवारक रोग कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं VPD जी। तो इसके रूप में जाना जाता है, ये VPD के रूप में। और ये VPD अभी भी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु के मुख्य जो खास कारक में से एक है आज भी। और टीकाकरण बच्चों में VPD और बड़ों में फिर पोलियो, डिप्थीरिया, टिटनस, COVID-19 ये सभी संक्रामक रोगों को रोकने में मदद करता है। बच्चों और वयस्कों के स्वास्थ्य की सुरक्षा का एक किफायती और बहुत प्रभावी तरीका है। चूंकि टीकाकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम पहली बार 1960 के दशक में ठीक से स्थापित और समन्वित किए गए थे, इसलिए टीकों में सार्वजनिक स्वास्थ्य को गहराई से प्रभावित किया है। देशों में जहां टीकाकरण की दर बहुत अधिक है, टीके से रोकी जा सकने वाली अधिकांश बचपन की बीमारियों को लगभग खत्म कर दिया गया है। ये इसका बहुत बड़ा सकारात्मक परिणाम सामने आया है कि बहुत सारी बीमारियां जिनसे कि दहशत रहती थी वो लगभग समाप्त हो चुकी हैं समाज से। और एक रिपोर्ट भी आई है अभी बिल्कुल कुछ वक्त पहले कि WHO के अनुसार 2019 और 2021 के बीच टीकाकरण से वंचित बच्चों की संख्या में 50 लाख की वृद्धि हुई। 2019 की तुलना में
2022 में 35 लाख लड़कियों को मानव पेपिलोमा वायरस के खिलाफ टीका नहीं लगाया गया था। तो ऐसा कहते हैं कि भाई ये व्यक्तियों के महत्व से अनजान होने के कारण हो सकता है। इसका क्या महत्व है, टीके के महत्व को आपने अगर अनजान रहे तो ये देखने में आया। हाँ, यानी कि जो लापरवाही बरती गई या जिन्होंने टीका नहीं लगवाया तो उसमें वृद्धि हुई, वो वाकई चौंकाने वाले आंकड़े हैं जी। और इस कमी को पूरा करने के लिए फिर ये सप्ताह की गतिविधियां जनता को समय पर टीकाकरण की आवश्यकता और उसके बारे में शिक्षित करने पर केंद्रित है। तो भाई हम तो बार बार यही कहेंगे कि भाई आप लोग समय से टीका लगवाइए बच्चों को। अक्सर बहुत सारे ऐसे टीकों के बारे में अगर हम आसपास वो उस बीमारी को नहीं सुनते हैं तो हमें लगता है कि अब इसकी क्या जरूरत है, अरे छोड़ो कुछ नहीं होता है, अभी तो हमारे पूरे गांव में किसी को आज तक हुआ नहीं, अब क्या परेशान होना है अचानक से, तो ये बीमारी तो हुई नहीं तो अब इसके बारे में क्यों लगवाएं। एक तो मतलब पैसा भी, कुछ ये भी रहता है मन में कि अब जाओ उठो, वो समय देना बड़ा भारी लगता है। तो भाई ऐसा नहीं है, जैसे कि हम वोट के लिए कहते हैं कि समय निकालिए, ऐसे टीका तो उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो जरूर लगवाइए, है ना। और विश्व स्वास्थ्य सभा जो WHO के निर्णय लेने वाली जो संस्था है जी, इन्होंने 2000 मई 2012 में विश्व टीकाकरण सप्ताह का समर्थन किया था। इन्होंने पहले प्रस्तावित किया था और फिर पहला विश्व टीकाकरण सप्ताह 2012 में मनाया गया, जिसमें पूरे विश्व के 180 से अधिक देशों ने भाग लिया था। 2012 से पहले विश्व स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में टीकाकरण सप्ताह कार्यक्रमों का समय थोड़ा सा अलग था। लेकिन एक संग कर लेने से यह है कि एक तो लोग चौंकाने वाली बात हो जाती है कि सब लोग सोचते हैं अच्छा वाकई बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो तभी विश्व भर में हो रहा है, एक संग सबको आना पड़ रहा है। तो और भाई सिर्फ एक दिन रखा, पूरा सप्ताह रखा ताकि अलग अलग कार्यक्रम हो सके। जी हाँ, तो जाहिर है कि हम लोग बार बार जैसे कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है कि बचत हो जाती है। तो वैसे भी कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो जाहिर है कि इलाज से बचाव अच्छा है, और बचाव का एक तरीका टीकाकरण तो है ही, और बिना शरीर को नुकसान पहुंचाए प्रतिरक्षा प्रणाली जो है वो सक्रिय हो जाती है इससे। जी, और खतरनाक और संक्रामक जीवों से भी रक्षा होती है। बिल्कुल, रोग पैदा करने वाले जीव को दूसरों तक नहीं फैलने दिया जाता है। अगर आपको है भी तो दूसरे लोगों को नहीं होता है, चाहे वो बच्चे हों या वयस्क हों। तो जाहिर है कि इस तरह से कुल मिलाकर जीवन की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार होता है, और आप जो भी विकास करना चाहते हैं वो उसमें गति आती है। जी, और कार्यक्रम आगे बढ़ेगा जब गीत आएगा इसमें। वो एक अंतराल ले लेते हैं और फिर
वापस आते हैं अपने सखियों के पास। अंतराल के बाद हम फिर आज आ चुके हैं अपना कार्यक्रम सखी सहेली। और भाई देखो, हमने कहा ना कि गांव में माहौल क्या है, तो हमारे सब कई साथियों ने बताया कि गांव का माहौल तो अभी भी शादी का है। हमारे यहाँ 5 शादियां हैं आजकल। अरे मजे ले रहे हैं ये लोग, और बढ़िया खाना पीना और नाच गाना नृत्य वगैरह चल रहा होगा जी। लेकिन जब बात आती है, और खास तौर से ये जब तानों का जब विषय आता है ना, तो शादी ब्याह में खूब होता है ना, ये बात तो खूब मजे से। कोई तो मजे से हंसी में ले लेते हैं, लेकिन किसी का अरे भैया इनको भेज दो तैयार होने के लिए, नहीं तो ये तो पूरा 2 घंटा लगाएंगे अभी, या लगाएंगे, कुछ भी कह दिया जाता है। दुल्हन के लिए सबसे पहले बोलते हैं भाई इनका पार्लर भेजो, नहीं तो पता नहीं कब आएंगे, और मुहूर्त निकलता चला जाएगा। मुहूर्त क्या, अब तो लोग बकायदा मजाक बनाते हैं कि सब बताते हैं यही बात कि दरवाजे पर बारात लग गई, आधे घंटे तक खड़ी थी क्योंकि दुल्हन जो थी वो पार्लर से आ रही थी। तो कुछ इस तरीके के होते हैं ताने। तानों से रिश्तों में कड़वाहट आती ही है, क्योंकि जब किसी भी बात को सामने वाले से सीधे सीधे ना कहते हुए मजाक में जानबूझकर या व्यंग्यात्मक रूप में कहा जाता है, जैसे कि ताना मारना कहा जाता है, तो रिश्तों में कड़वाहट तो आएगी ही, क्योंकि वे ताने नहीं विष बुझे बाण होते हैं जो कि सीधे दिल पर लगते हैं और मन को आहत कर देते हैं। और रिश्तों में कड़वाहट घोलने और मन को आहत करने के लिए एक ताना ही काफी होता है। खैर मुझे तो कभी ताना मारना आया नहीं, पर सुनने को बहुत मिलते हैं। खैर हमारे साथी ने लिखा है भाई। भाई ये बात बिल्कुल सही है कि ये इस तरह से दिल में घर कर जाते हैं ना, बहुत वक्त लगता है उस बात को भूलने में, या उस घटना को, या जिसने भी जो भी ताना मारा है, बहुत वक्त लग जाता है। और हम अंदर ही अंदर फिर कुंठा में बने रहते हैं कि ऐसा बोल दिया उन्होंने, वैसा बोल दिया। हम घर में जो अपने परिवार वाले उनको भी बताते हैं, और फिर ये बात हम भूल नहीं पाते। तो यही बस हम यही बात करने आज बैठे हैं कि भाई भूल जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, या ताना कोई दे तब क्या करना चाहिए, ये भी पता हो गया। अरे बाबा, पहली बात तो ताना जो लोग कैसे कैसे देते हैं। तानों से रिश्तों में कड़वाहट, बढ़िया विषय हमारे साथी लिख रही हैं कि तानों का जवाब मौन हो सकता है तो सबसे बेहतर है, वरना कोई एक शब्द बोलेगा तो सामने वाला उसका 10 शब्द बोलकर जवाब दे, फिर तो कोई अंत ही नहीं है। और इन्होंने फिर वही कई लोगों ने इस समय महाभारत का जिक्र किया है कि अगर ताना दिया जाता है तो जाहिर है कि महाभारत हो जाती है जी। और एक और ये संदेश है कि रिश्तों की बुनियाद सर्वप्रथम अपने घर से शुरू होती है, इसलिए चाहिए कभी परिवार में अपशब्द, कठोर शब्द नहीं बोले, जिससे रिश्तों में खटास दरार आती है, वहीं से शुरू होती है। तो कूटनीति की जो हमने पहले बात की थी वो अलग अर्थ में थी। मधुर शुद्ध वाणी का प्रयोग करें, और पारिवारिक परिवेश में शिक्षित चयन किए हुए, मतलब ये उनको अच्छा लग रहा है कि भैया इस विषय पे बात निकाली है। बिल्कुल सही बात है, और होना भी यही चाहिए। हमारे एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि तानों से कड़वाहट और रिश्तों में दरार, दूरियों के सिवा कुछ नहीं प्राप्त होता है। कड़ू बोलने से व्यक्ति का ईर्ष्या और नकारात्मक स्वभाव का प्रदर्शन होता है। मीठा बोलकर अपने को और अपने आसपास के माहौल को प्रसन्न रखिए। बात बिल्कुल सही है कि प्रसन्न रखना बहुत जरूरी है जी। बिल्कुल। अब ये ठीक है, मीठा हर वक्त नहीं बोल पाते। हाँ, माँ अपने बच्चों को हर वक्त मीठा थोड़ी बोलेगी, वो डांटना और ताना मारने में फर्क होता है। कभी कभी माँ भी ताने मार देती है, ऐसा हो जाता है 2 बहनों के लिए, या 2 आपस के उनके बच्चों में। देखो वो तो सुबह से उठ जाता है, तुम तो भैया सोए रहो बिल्कुल कुंभकर्ण की तरह, तुम्हें कभी नींद ही नहीं खुलती। या कभी कभी माँ बहुत ज्यादा झंझला जाती है कि हर रोज की अगर बात हो गई कि बच्चे को स्कूल जाने का वक्त है और वो नहीं उठता है, तो वो कभी कभी उनके मुंह से निकल जाता है, ठीक है
माता होती है ना हमारी, तो उतना हमें बुरा लगता नहीं है उनकी उस बात का, लेकिन जब बाद में कभी याद आता तो हम जरूर उनको याद दिलाते, आप हमें ऐसा बोलती थी, आप हमें ऐसा बोलती थी। बिल्कुल सही बात है। कभी भी हो सकता है, बच्चे भी कभी कभी माँ को ताना दे देते हैं, ये तो होता ही है, लेकिन गलत बात है। हमारे साथी यही लिख रहे हैं कि यदि किसी व्यक्ति को कोई कार्य दिया गया है तो वो काम नहीं कर रहा है तो अप्रत्यक्ष रूप से उसे ताना मारकर अक्सर लोग उसे समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन ताना मारने से कभी कभी व्यक्ति के मन में हीन भावना भी आ जाती है। ऐसे में उसे प्यार से तर्क संगत तरीके से समझाया जा सकता है। ये बात बहुत बड़ी है और अच्छी है कि बात सही है कि इससे काम वो जरूरी नहीं है कि वो करे नहीं करे, बल्कि आपका भी जबान खराब हो रही है, कहीं ना कहीं आपके मन में भी रहता है कि हमने ऐसा बोल दिया है। बिल्कुल। कुछ लोगों को थोड़ी देर के लिए मजा आता है जरूर, लेकिन बाद में तो जरूर अफसोस होता होगा कि अरे क्या बोल दिया हमने, वहाँ माहौल बिगड़ गया, है ना। अरे तुम तो हमेशा ऐसे ही करते हो, जैसे ये छोटी सी चीज है जो हम हर समय कहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये ताने जैसी ही है ना। माहौल को थोड़ा सा सुरीला कर लें। हाँ बिल्कुल। अच्छा तो वो तुम हो, तुम हो, तुम हो। संग अब रहना है। कई दिन से मुझे कोई सपनों में आवाज देता था, हर पल बुलाता था। अच्छा तो वो अच्छा तो वो तुम हो।
दीपा, तुम्हें कोई और गाना नहीं मिला था? ये कौन सा गाना तुम इतना धीमा धीमा तुम हो लगा दिया? अच्छा, आपको पसंद नहीं आया बुआ? अच्छा, आप ये बता रही हैं या ताना मार रही हैं? समझ गई तुम। भाई देखो, ऐसा है कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर नहीं पसंद आता तो हम बस कह सकते थे कि देखो कोई और गाना लगाया जा सकता था, देखो अगली बार ये करना। लेकिन अक्सर हम ऐसे ही कहते हैं, क्यों तुम्हें इतनी भी बात की समझ नहीं है ना, या तुम्हें जरा भी परवाह नहीं है श्रोताओं की? ऐसे भी लोग कहते हैं। और हमारे ऐसे ही प्यारे से मित्र ने ऐसे ही लिखा है, ये बुआ को कोई नाम भी होगा ना, अपने रिश्ते अपने घर पर रखा करो। कोई अपने आप को बुआ, कोई मौसी कहलाना पसंद करता है, सुनने वालों को क्यों जबरदस्ती के रिश्ते लाद रहे हो? जो नाम है वही बताया करो। तो भाई ये अगर इनको नहीं अच्छा लग रहा है तो एक सुझाव के तौर पर भी दिया जा सकता है। तो कुछ बातें ऐसी हैं कि आप सुझाव के तौर पर बड़े प्यार से समझा सकते हैं, और कोई तो मजबूरी होगी जिसने जो किया है। हाँ, ये भी सोचना चाहिए। जैसे तुमने अभी गीत बजाया तो कुछ तो कारण रहा होगा। जी, तो आज दिख रहे हैं हमारे साथी की बात तानों पर होगी, सबके कमेंट की भरमार है। फिर हम पीछे हट गए। हमारे गांव में एक बहू सास के ताने से कुएं में कूदकर जान दे रही थी। आज 50 साल पहले की घटना व्यथित कर रही थी। तो ऐसा ताना, और वो भी बात बात में मारना नहीं चाहिए। ऐसी सासें अब नहीं रही। शिक्षा का कुछ प्रभाव हुआ है। जी, ये बात तो सही है कि शिक्षा का प्रभाव हुआ, लेकिन ऐसे दुखद घटनाएं सुनने में आ ही जाया करती थी कि तंज से, तानों से, कभी घर छोड़ के कोई जा रहा है, या कभी कोई अपने खाना नहीं खा रहा है। शुरुआत तो यहीं से होती है। हाँ बिल्कुल, और अंदर ही अंदर वो तो घर में ही कितनी मानसिक जो प्रताड़नाएं हैं वो सहते हैं। मौत जैसी ही होती है। बिल्कुल सही बात है जी। और काफी लोगों ने ये भी बताया है कि इस क्या किया जाए, क्या करना चाहिए। जैसे किसी भी बिगड़े रिश्ते को संवारने के लिए बहुत जरूरी है कि हम एक दूसरे को माफ करना और खुद भी माफी मांगना ये सीख जाएं। चाहे पति पत्नी के बीच अनबन हो, या दोस्तों से मनमुटाव, या फिर सास बहू के बीच होने वाली मामूली से तकरार, किसी भी रिश्ते में अगर कोई कड़वाहट पैदा हो जाए और आप उसे सच्चे दिल से दूर करना चाहती हैं तो माफी मांगने में संकोच कभी ना करें। अगर आप किसी से छोटी हैं तो गलती ना होने पर भी अपने रिश्ते को बचाने के लिए बड़े व्यक्ति से माफी मांग लें। किसी की वजह से आपको चाहे कितना भी दुख क्यों ना पहुंचा हो, अगर वह आपसे माफी मांग रहा है तो सब कुछ भूलकर आप उसे माफ कर दें। माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता, इसी तरह माफ करना भी बड़प्पन की ही निशानी है। बिल्कुल सही बात है। लगभग यही बात हमारी साथी कह रही हैं कि उलाहना ताना यानी संबंधों में तनातनी। मैंने तो यही सुना है कि ताने वही मारते हैं, व्यंग की बाण वही करते हैं जो कमजोर होते हैं। न मैं किसी को ताना मारती हूँ, न ताना सुनना पसंद करती हूँ। मुझसे कुछ शिकायत है तो खुल्लम खुल्ला कीजिए। मैं अपनी गलती होगी तो स्वीकार करूंगी, सुधारने की भरसक कोशिश करूंगी जो करने लायक होगा। पर यह भी जरूरी नहीं कि सब आपके मन के माफिक ही करूं। क्या बात है, बहुत सही बात आपने कहा। ये बात भी होता है कि हर वक्त सबके मन के माफिक थोड़ी होता है ना, कभी कभी हमें अपने मन का भी करना अच्छा लगता है। बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पर जो हमने पहले अपने श्रोता की बात कही, तो बात फिर वही होती है कि किस परिस्थिति में क्या किया जा रहा है, आपको उसका कारण भी नहीं पता होता। जैसे आप किसी के विवाह में गए हैं, कोई व्यवस्था है, मान लीजिए जमीन पर बैठने की हुई है, और आप कहते हैं आज के जमाने में कौन जमीन पर बैठता है, लेकिन आप ये सोचिए कि कुछ सोच कर किया गया होगा। हो सकता है उनके घर की कोई परंपरा हो, या कुछ आर्थिक समस्या हो, या कुछ और बात हो सकती है, या उसके बाद उन्होंने कुछ व्यवस्था रखी हो, है ना। तो कुछ भी चीज एकदम कटु तरीके से बोलने से पहले एक बार सोच लिया जाए कि भाई अगर ऐसा किया है जो आपको अप्रिय लग रहा हो, ठीक नहीं लग रहा हो, तो एक बार आगे पीछे देख लीजिए, स्थिति परिस्थिति समझ लीजिए। उसके बाद फिर भी आपको लगता है हाँ बहुत गलत हो रहा है, तो बात करना, बताना, तंश मार के नहीं, वो सीधे तरीके से बताया जा सकता है, प्यार से भी बताया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। और जैसे कि उसके लिए भी तैयार रहिए कि सामने वाला हो सकता है कि आपकी बात से सहमत ना हो। जैसे हमारे साथी ने कहा कि खुल्लम खुल्ला कहते हैं, अगर गलती हमारी होगी तो हम मान जाएंगे, उसको सुधारेंगे, और नहीं होगी तो जाहिर है कि हम आपको समझाएंगे कि नहीं आप गलत हैं। तो आप उसके लिए तैयार रहिएगा कि भाई ये नहीं कि हमने सुझाव दिया तो वो सही ही होगा। तानों से रिश्तों में कड़वाहट, दोहे में कहा गया है, बोलिए ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। आप सभी ने अवश्य पढ़ा सुना लिखा देखा होगा, ये दुनिया एक ऐसा कुआं है, इसमें जो कुछ भी डाला जाए वो सब वापस आएगा। इसलिए जितना हो सके हमें सोच समझकर कहना बोलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही प्यारी और सुंदर बात उन्होंने कही। और वो कहते हैं ना, हमारे पौराणिक अवस्थाओं में भी कहा जाता है कि भाई आपकी वाणी में ईश्वर का वास होता है। तो अगर आपने कटु बोला तो ईश्वर भी आपके उस स्थान से कहीं और चले जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही हमारी साथी ने लिखा है कि शब्दों में भी स्वाद होता है तो उसको चख कर बोला करिए। जी।
किया, डोरी मेरे पास हो तो सैया तो ही खींच लूं, जाने ना दूं आंखों में बसा के आंखें मीट लूं। तो आप कौन सा गीत सुनाने जा रही हो? तानों वाला? हाँ, ये बस वही लेने वाली थी बुआ कि ससुराल में आने के बाद मेरे ऊपर बहुत तानों की बौछार होती रहती थी। अच्छा? भरा पूरा परिवार था, कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोलता ही रहता था। मेरी एक ही ननद थी 2 भाइयों में, बहुत नखरीली। वो मेरे लिए कुछ ना कुछ बोलती रहती थी। मैं सबकी सुनकर चुप ही रहती थी, पर विधि का विधान तो कहाँ रुकता है। आज वही ननद काफी बुरी स्थिति में, और जिन लोगों ने मेरे साथ बुरा सलूक किया वे सब कुछ ना कुछ भुगत ही रहे हैं। आज भी जब ननद मुझसे बात करती है तो तानों का ही लहजा मुझे लगता है। ओहो, वैसे एक बात बताएं दीपा जी, चलिए, ये तो बड़ी दुख की बात है कि उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन अभी तक हम सोच ही रहे थे कि ये पूरे मोहल्ले में वर्ल्ड फेमस जो ताना है ससुराल वाला, वो अभी तक आया नहीं, और खास तौर पे ननद वाला तो भाई आ ही गया। ये तो बड़ी सामान्य सी चीज है। अब यही कहना चाहिए कि इसके मजे ही लेना पड़ेगा, और कोई बात नहीं है। जैसे ये चुप रही तो अच्छी बात है। और हमारे साथी लिख रहे हैं कि आज की सभी आलोचना मुझे छू गई। कुछ देर पहले ही मेरे रिश्तेदार में से किसी ने मुझे ऐसा कुछ कह दिया कि मुझे मानसिक आघात लगा, और मैं कुछ बता नहीं सकती। शिक्षा और मानसिक परिपक्वता में अंतर है। माफ करना या भूल जाना बहुत कठिन है। जो भी हो, आप दोनों की बातों को सुनकर मन शांत हो गया। तो भाई देखो, थोड़ा सा भावनाओं से बचना तो पड़ेगा, और कभी कभी चीजों पे
को छोड़ भी देना पड़ता है। हाँ, हमारे साथी ने हमारे साथियों ने हालांकि लिखा है कि ईगो दूर रखें, स्वार्थी न बने, जिम्मेदारी निभाएं, कमिटमेंट समझें, हस्तक्षेप रोकें, भावनाएं समझें। लेकिन जो हमारी दूसरी साथी ने लिखा है कि आहत हो गई, तो भाई जाहिर है कि उससे तो आप नहीं इतनी जल्दी उबर सकती, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन उबरना तो पड़ेगा ही। आप 4 दिन बाद उबरे, इससे अच्छा आज ही उबर जाइए, आज ही उबरिए और छोड़िए उन सब चीजों को, बातों को जो कि आपको तकलीफ दे रही है, और कुछ ठंडा ठंडा पिए। ठंडा पिए तो शायद मन भी ठंडा हो जाएगा और तन भी ठंडा। और तो आप कुछ बताएंगी, बढ़िया बढ़िया बनाती हो तो बताओ। चलो हम ही बता देते हैं। ग्रेप्स आजकल बहुत आ रहे हैं, अंगूर। तो 1 कप काला अंगूर ले लें, ये है अंगूर मोइतो, ठीक है जी। और काला अंगूर चाहिए, 2-3 पुदीने के पत्ते चाहिए, थोड़ा सा काला नमक, और पूरा पीस दीजिए आप मिक्सी में। अब जो है कि इसको ग्लास में डालिए, और 3-4 आइस क्यूब्स भी चाहिए जी। और नींबू का रस भी आपको इसमें डालना है, और जो ये क्रश्ड हो जाएगा ना, पल्प जो पूरा अंगूर का, तो मिठास तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको। मिठास के लिए पीसी चीनी चाहिए, या अगर आपने शुगर सिरप बनाया है गर्मियों में के लिए शरबत में, तो वही इस्तेमाल कर लीजिए। 120 मिलीलीटर के लगभग चाहिए। सोडा मिलाइए इसमें, सिरप तो आप अपने हिसाब से मिलाएंगी, और लगभग 1.25 ml जो है वो सोडा, और थोड़े से स्लाइस ग्रेप्स जो है वो भी उस पर लगा दीजिए, तो सुंदर सजावट के लिए। और ग्लास के किनारे पर काला नमक भी लगा सकते हैं। इसके लिए आप एक थाली में, जैसे कि या किसी बोल में, छोटी थाली में काला नमक फैला लीजिए, और पहले आप उसको ग्रेप्स का जो रस आपने निकाला था, तो गिलास को उल्टा करके पहले ग्रेप्स का रस लगा लीजिए, और फिर नमक लगा लीजिए। तो उसकी धारी पर जब लग जाता है ना, बारी पर, ऊपर वाली पे, तो जब पीते हैं शरबत तो बड़ी अच्छा सा स्वाद लगता है। सबसे पहले ही खट्टा और नमक जो है मुंह में आता है, तो स्वाद बढ़ जाता है। तो इस तरह से, और वो दिखने में भी बिल्कुल जैसे अच्छा लगता है, जो रेस्टोरेंट में मिलता है वैसा लगेगा। तो बच्चों को बहुत मजा आता है, बड़ों को भी बहुत अच्छा लगता है। हम लोग को भी अच्छा लगता है। कायदे से चीजें मिलती हैं तो अच्छा तो लगता ही है, लगेगा। तो जैसे ये संतरे आपने अंगूर वाला बताया ना बुआ, ऐसी संतरे का भी बनता है। तो संतरे की जैसे हम ऊपर छिलका निकाल के अंदर से फलियां निकल जाती हैं, तो पहले तो फलियों को आप अंदर जो हर एक फली के अंदर का बीज निकाल लीजिए, और ऊपर की वो जो पतली परत है वो भी निकाल लीजिए, ताकि सिर्फ अंदर का हमें गूदा चाहिए। देखो भाई, इस जो झिल्ली जैसी होती है ना परत, वो निकालने के लिए एक थोड़ा सा टिप्स बता दे कि आप सारी जो फलियां हैं उनको अलग कर लीजिए, फांके जिनको हम कहते हैं, और थोड़ी देर पंखे के नीचे रख दीजिए। बस आप 10 मिनट क्या 5 मिनट भी रखेंगे ना, तो ये थोड़ी कड़ी हो जाएंगी, कुरकुरी हो जाएंगी, तो उनको छीलना बहुत आसान हो जाता है। हाँ, ये वो तुरंत अलग हो जाती है। नाखून थोड़े भी नहीं होना, तो वो अगर उसको ये काम दे दिया जाए तो वो बेचारा फिर वो ताने मारेगा नहीं तो क्या फिर बेचारे ही रहते हैं वो। पुरुष लोग के पास नाखून नहीं होते, दिक्कत होती है जी। तो बस ये इनको लिया, इस पल्प को भी थोड़ा सा ऐसे क्रश कर लिया जी। और इसी तरह से जैसे हमने ये अंगूर का मोहितो बनाया ना, बस उसी तरह से पहले पल्प ये वाला संतरे का पल्प डाला, फिर पीसी चीनी या उसका जो चाशनी अगर आपके पास है वो डालिए, थोड़े आइस क्यूब डालिए, पहले थोड़ा सा सोडा डाल के हिला लो, और फिर बाद में वापस पुदीना कब डालना है इसमें? जब आप पीस रहे तभी जब करते हैं उसी में पुदीना भी साथ में, थोड़ा सा क्रश और थोड़ा सा काला नमक। बस ये ज्यादा चीजें नहीं चाहिए, ज्यादा चीजें नहीं चाहिए। और कोशिश करें अगर वैसे तो क्रश करने से ज्यादा बेहतर है इसको क्या बोलते हैं, पुदीने को आप खल्लड़ में ऐसे कूच लीजिए बर्फ के संग, तो बड़ा कूचा हुआ बड़ा स्वादिष्ट लगता है। और बस फिर ऊपर से यही सोडा डाला तो बढ़िया जो नारंगी कलर का एक ग्लास में दीजिए। आप देखिए घर में सब लोग खाना खाने के बाद दोपहर में या शाम के वक्त कितने आनंद से इसे पिएंगे। और एक गीत का भी आनंद ले लेते हैं। बिल्कुल। चुनरिया क्यों सर के घड़ी
तो भाई समय से कार्यक्रम समाप्त करना होगा, नहीं तो धड़कन बढ़ जाएगी। हाँ बिल्कुल। तो आज के दिन दीपा माहेश्वरी और रेणु चतुर्वेदी बुआ को दीजिए इजाजत, स्वीकार कीजिए, नमस्कार।